हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और ये क्लास 9th की हिस्ट्री का पहला चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने इससे पहले फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उसे देखिए ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का रीजन है वो पूरा क्लियरली मेंशन है। ठीक है, तो अगर आपको रीज़न ही पता नहीं होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का रीज़न क्या था तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले एक बार पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए। अब हम बात करते हैं आज की वीडियो की। तो इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि जो वोटिंग्स हुए, वोटिंग इन द स्टेट जनरल्स इन द पास्ट हैज़ बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट। स्टेट कितने थे हमारे पास? 3। ठीक है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। ठीक है, ये मैप मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब असेंबली में 3 हो गए तो एक साइड फर्स्ट स्टेट बैठा हुआ था, सेकंड स्टेट बैठा हुआ था दूसरी तरफ, और थर्ड स्टेट को बैठने के लिए जगह भी नहीं दी गई थी, वो साइड में खड़े थे। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा। दिस टाइम टू लुइस वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। लुइस जो राजा थे वो चाहते थे कि फिर से वही हो, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड सबको एक एक वोट करने का मौका मिले। और एक एक वोट में क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों को प्रिविलेज फैसिलिटीज मिल रही थी, तो उनको ज़्यादा अच्छा सुविधाएं मिल रही थी, टैक्स भी नहीं पे करना पड़ रहा था, इसीलिए वो दोनों राजा की सहमति देते और इसीलिए दोनों को दिक्कत नहीं होती और सारा काम आराम से निपट जाता। ऐसा ही राजा भी सोचता था। देखिए इसीलिए लिखा है दिस टाइम टू, इस बार भी लुइस 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। वो फिर से वही करना चाहता था। बट द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। यानी कि अब हर एक मेंबर के पास एक एक अपना अपना वोट होगा। तो मान लो कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के तो लोग कम थे और थर्ड स्टेट तो अकेले 600 मेंबर्स थे ना, तो इनके वोट ज़्यादा होंगे। अब ये जो भी कहेंगे इनकी बात ज़्यादा माननी पड़ेगी क्योंकि वोट इनके ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसोफर्स। मतलब जो वहाँ के फिलोसोफर्स थे उनके हिसाब से ये सबसे बेहतरीन रास्ता था किसी भी मतलब राजा को चुनने का या किसी भी फैसले का डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो अब बात हुई कि भाई ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो देखो क्या करना होगा कि लाइक रशियन इन दिस बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल मेंबर ऑफ द स्टेट थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। जब ये बात राजा ने नहीं मानी कि हम एक एक वोट सबको नहीं देंगे, राजा कैसे मानता? अगर राजा ये बात मान लेता कि ठीक है आप सबको भी एक एक वोट करने का मौका मिल रहा है, तो फिर राजा की कोई बात मानी ही नहीं जाती, सारी बात किसकी मानी जाती? थर्ड स्टेट की मानी जाती ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि राजा ने मना कर दिया ये बात मानने से। अब राजा ने जब ये बात मानने से मना कर दिया तो फिर थर्ड स्टेट वालों ने कहा कि ठीक है, फिर आपने हमें तो बैठने तक की जगह दी नहीं, हमारी वोटिंग की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर हम असेंबली में करेंगे क्या? तो वो लोग क्या किए कि मतलब अपनी बात मनवाने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए वो लोग असेंबली से बाहर चले आए। ठीक है, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट क्या किया उन्होंने? viewed themselves as spokesmen of the whole French nation। जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने अपने आप को क्या बना लिया? पूरे के पूरे जो मतलब असेंबली थी, पूरा का पूरा जो फ्रांस का नेशन था, पूरा देश का वक्ता बना लिया इन लोगों ने अपने आप को ही। ठीक है, ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन अ हॉल। इन्होंने 20 जून को एक असेंबल हॉल में असेंबल हुए ये लोग। और वो हॉल किस चीज़ का था? एक इंडोर टेनिस कोर्ट था जिसमें वो सारे लोग इकट्ठा हुए। दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज अ नेशनल असेंबली, और उन्होंने खुद को ही एक नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। ठीक है, उन्होंने खुद को ही एक नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। स्वर नॉट टू डिस्पेयर till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of monarchs। राजा की पावर को लिमिट करने के लिए यानी कि सीमित करने के लिए
एक कॉन्स्टिट्यूशन बोल बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने कहा कि अभी कोई पदवी नहीं ली जाएगी जब तक कि क्या ना बन जाए, जब तक कि एक कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाए। ठीक है, दे वेयर लीड बाई, इनके लीडर्स का नाम आप याद रख सकते हैं। ये देखो ये वाला है मीरा, ये और यहाँ तक ये लीडर हैं। ठीक है, वॉज बॉर्न इन अ नोबल फैमिली, ये भी काफ़ी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे मीरा भी, एंड ये भी काफ़ी बड़ी नोबल फैमिली, बट वाज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी। लेकिन समाज के जो मतलब ज़रूरतें थी उसको ये अच्छी तरह समझते थे और इसीलिए इन्होंने समाज की मदद करने की सोची। ठीक है, ही बॉट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल्ड इन वर्साइल्स। वर्साइल्स में जो लोग मौजूद थे उनको एक बहुत ही शानदार और ज़ोरदार भाषण दिया इन्होंने, और शानदार भाषण दिया और सबको कन्विंस किया कि हम एक क्या करेंगे, एक जर्नल बनाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट टेक द ओथ, जो तीसरी स्टेट के लोग थे उन्होंने एक कसम खाई। ये देखिए, ये लिखिए ना ओथ, ओथ मतलब कसम। रेजिंग देयर आर्म्स इन द डायरेक्शन ऑफ बेली द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, असेंबली के प्रेसिडेंट के ऊपर इन्होंने हाथ उठाया और कसम खाई। स्टैंडिंग ऑन द टेबल इन द सेंटर, डू यू थिंक दैट ड्यूरिंग द एक्चुअल इवेंट बेली वुड हैव स्टूड अप with this back to assemble deputies, what would could have David intention in place Bailey। तो ये हम एक बार फिर से बाद में डिस्कस कर लेंगे, हम अभी बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ये देखिए इन सब ने इस तरह से एक शपथ खाई थी कि भाई ये स्पीच दे रहे हैं, आप ये यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ये एक स्पीच दे रहे हैं और ये सब लोग एक साथ हाथ उठाकर, ये देखो सब ने हाथ उठा रखा है ना, तो इन सब ने हाथ उठाकर कसम खाई कि भाई हम एक ऐसा संविधान बनाएंगे जिसमें मतलब राजा के पावर, सिर्फ कुछ ऐसी पावर्स होंगी, जैसे युद्ध में करना होगा तो राजा को जाना पड़ेगा युद्ध लड़ने के लिए, सेना को मेंटेन करना होगा, लेकिन ढेर सारी पावर्स, मतलब इतनी ज़्यादा पावर जो है वो राजा के पास अब नहीं रहेंगी। ठीक है, तो ये आपने फ़ोटो भी देख लिया। अब देखो अबे सी से कौन थे, ये भी एक फिलोसोफर थे, ओरिजिनली ए प्रीस्ट। ये क्या थे, ओरिजिनली एक प्रीस्ट थे। रॉट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा जो कि नाम क्या था उसका, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, यानी कि थर्ड स्टेट आखिर है क्या। ठीक है, while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil. A severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. ठीक है, तो थर्ड स्टेट, व्हाट इज अ थर्ड स्टेट बोलकर उन्होंने एक पैम्पलेट निकाली। उसके बाद while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, जो नेशनल असेंबली अभी अभी बनी है वो किस चीज़ में बिजी थी, वो बिजी थी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ठीक है, वो बिजी किस चीज़ में थी, वो बिजी थी ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बनाने में बिजी थी। द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीथेड विथ टर्मोइल, अ सेवियर विंटर हैड मींट अ बैड हार्वेस्ट, फिर से विंटर आ गया। ठीक है, और विंटर में क्या हुआ, बैड हार्वेस्ट, यानी कि खेती बुरी हुई, और क्या हुआ, द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, यानी कि प्राइस बढ़ गया फिर से। आफ्टर बेकर्स एक्सप्लॉइटेड क्यूज एट द बेकरी, जितने भी लोग भूखे थे, जितने भी लोग लाइन में लगे हुए थे भोजन के लिए, उन सब का बेकर्स ने खूब फ़ायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि खाना कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा महंगे दाम पर बेचा जाए, है ना। ऐसा आज भी होता है कि मान लो आपके पास सामान सप्लाई कम है तो आप उसकी प्राइस बढ़ा देते हो ताकि कम लोग खरीदें, है ना। तो ऐसा ही उस समय भी हुआ। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, बेकरी के बाहर काफ़ी लंबी लाइन से लग जाती थी और जो भीड़ है वो गुस्सा हो जाती थी। और एंग्री वुमन स्टॉर्म्ड इनटू एट
इनटू द शॉप। एंग्री वुमेन्स यानी कि गुस्सैल महिलाएं, जो मतलब गुस्सा हो गई थी महिलाएं, इतनी देर से लाइन में लगे लगे, उन्होंने क्या किया, बेकरी शॉप की हालत ख़राब कर दी। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। और इसी समय राजा के जो सैनिक थे वो क्या हुए, द किंग ऑर्डर द ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। राजा ने अपने सैनिकों को भाई ऑर्डर किया कि आप भीतर जाओ पेरिस में। और उसके बाद ऑन जुलाई 14 द एग्रीगेट क्राउड स्टॉर्म द डिस्ट्रॉय द बेस्टाइल। इससे आगे जो सबसे पहले बताया था ना कि भीड़ ने घुसकर वो बेस्टाइल नाम का एक प्रिजन था, जेल, और उसको पूरा तबाह कर दिया इन लोगों ने। और वहाँ के जितने भी मतलब जेल में कैदी थे उन सबको आज़ाद करवा दिया। और जो वहाँ का जेलर था, कमांडर था, उसको बेस्टाइल का जो कमांडर था उसको मार दिया। तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट। अब देखो, इन द कंट्री साइड रूमर्स spread from village to village that the lord of the manor had hired bands of brigades who were on their way to destroy the ripe crops। जितने भी पके हुए अनाज हैं उन सबको नष्ट कर देंगे, ऐसे लोग हायर किए हैं राजा द्वारा या जो उनके मंत्री हैं उनके द्वारा, ठीक है। ऐसी अफवाह फैल गई। ये देखो, ये लिखा है ना, मैनर हैड हायर्ड बैंड ऑफ ब्रिगेड्स हु वेयर देयर। ये लोग ऐसे इंसान हैं जो क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे पके हुए जितने भी अनाज हैं। कॉट इन द फ्रेंजी ऑफ फियर, सबको काफ़ी ज़्यादा डर लगा हुआ था। पीजेंट्स इन द सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज हुज एंड पिच फॉक्स एंड अटैक चीटैक्स। तो क्या किया कि जितने भी गरीब लोग थे उन लोगों ने जितना भी सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज, जो भी खाने का सामान इनको मिला, जो भी सामान मिला वो सब कुछ इन्होंने सीज कर लिया। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मैनोरियल ड्यूज। जितने भी गरीबों के खाते बही जो भी थे ना, जिनमें हिसाब लिखा हुआ था कि किसको कितना पैसा लेना है, किसने टैक्स दिया, किसने नहीं दिया, ये सारे खाते बही जितने भी थे उन सबको इन्होंने क्या किया, एक तो पहले सारा अनाज लूट लिया, जो कुछ बचा डॉक्यूमेंट वगैरह था वो जला दिया, सारे रिकॉर्ड जितने भी उधार खाते के जो मतलब रिकॉर्ड्स थे वो सब जला दिए। ए लार्ज नंबर ऑफ नोबल फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स। जितने भी बड़े लोग थे वो क्या हुए, अपने घरों से भाग गए। मैनी ऑफ देम माइग्रेटेड टू नेबर कंट्रीज। नेबर कंट्रीज यानी कि पड़ोसी देशों में भाग गए ज़्यादातर लोग। ये देखो, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition of National Assembly। जो नेशनल असेंबली बन गई थी उसको लुइस 16 ने मान लिया। Accepted the principle that his power would from now on be checked by a constitution। अब उसकी जो राजा की जो पावर है वो कौन चेक करेगा, वो चेक करेगा भैया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो कौन चेक करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर आप इसे संविधान भी कह सकते हो, ठीक है। तो अब एक सेकेंड, हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, कब, रात के 4 अगस्त 1789 को रात को, द असेंबली पास्ड अ डिक्री अबॉलिशिंग द, जिसमें कि फ्यूडल सिस्टम था, राजा का जो सिस्टम था उसको मना कर दिया गया। ऑब्लिगेशंस ऑफ टैक्सेस भी माने गए। मेंबर्स ऑफ क्लर्जी टू वेयर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। जो भी क्लर्जी थे उन सबको क्या किया गया, उन सबको क्या कर दिया गया कि बोला गया कि भाई आपको अब राजशाही जो ठाट बाट है वो अब आपको गिव अप करना होगा, छोड़ देना होगा। तीथेस वेयर अबॉलिश्ड। तीथेस एक तरह का टैक्स है जो खाने पर, अनाज पर लगाया जाता था, वो अब मना कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, उसे कैंसिल कर दिया गया। लैंड्स ऑन बाय चर्च वेयर कॉन्फिस्केटेड, यानी कि जितना भी चर्च के पास ज़मीन थी
वो सब क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट अक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स। 2 बिलियन रुपीस का जो मतलब एसेट्स था, संपत्ति थी जो सरकार ने अक्वायर कर रखी थी, वो क्या हो गई, अब बांट दी गई। ठीक है, बांट दी गई। अभी थोड़ी देर पहले हमने वो पढ़ा था ना कि चीटॉक, ये चीटॉक क्या है, देखो लिखा है कैसल, यानी कि एक घर, मतलब वो राजा का घर होता है ना, राजा का किला। कैसल यानी कि किला। स्टेटली रेसिडेंट बिलोंगिंग टू अ किंग और नोबलमैन, मतलब जो राजा महाराजा के घर होते हैं। ठीक है। मैनर का मतलब क्या होता है, एन स्टेट कंसिस्टिंग द लॉर्ड्स लैंड एंड हिज मैंसन, यानी कि ऐसा इंसान जिसके पास अपना खुद का बहुत बड़ा बंगला हो, बहुत सारी ज़मीन अक्वायर कर रखी हो, जमींदार टाइप के लोग, इनको क्या कहा गया, मैनर कहा गया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का मतलब होता है राजा की बात मानना है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का मतलब क्या, कि यहाँ जो अब राजा है वो कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन राजा है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, संविधान में जो कुछ भी लिखा हुआ है अब उसके हिसाब से सब कुछ होगा। अब राजा के कहने से कुछ नहीं होगा, जो संविधान में लिखा हुआ होगा उसके हिसाब से चीज़ें होंगी। ठीक है, अब देखो, द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। 1791 में जो नेशनल असेंबली है उसने क्या बना लिया, कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह ड्राफ्ट कर लिया, लिख लिया। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्च, लेकिन इसका मेन मकसद क्या था, राजा की पावर को लिमिटेड कर देना। सारी पावर छीनना नहीं था, लेकिन कम कर देना था। दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, सारी पावर किसी एक इंसान को देने के बदले क्या कर दिया गया, नाउ वी आर सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। अब ऐसा होता है ना कि मान लो कि वित्त मंत्री हैं वो फाइनेंशियल दिखानी है, जो सुरक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर है, वो डिफेंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जो रेलवे मिनिस्टर है वो रेल से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो उसी तरह वो भी पावर को डिवाइड कर दिया गया, पावर को डिवाइड कर दिया कि भैया आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे। ऐसा होता है ना कि आपने देखा भी होगा कि रेल मिनिस्ट्री है, रोड मिनिस्ट्री है, नितिन गडकरी जी हैं, अभी फिर से हर अलग अलग मिनिस्ट्री है ना भारत में, तो वैसा कुछ नियम वहीं से बनना शुरू हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये शुरुआत है एक ऐसे आंदोलन की जो पूरे विश्व में फैली, और इसका भारत भी एक हिस्सा रहा, क्योंकि भारत में ने भी तो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना। तो भारत में भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो ज़रूरत है वो क्यों पड़ी, वो कैसे शुरुआत हुई, ये बात को जानने के लिए हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन को पूरा अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। आपको भी पता है कि अंग्रेज़ों ने हमें कितना परेशान किया, हर तरह से सिर्फ एक्सप्लॉइट किया, लूटा, और इसीलिए हमने भी विरोध में अंग्रेज़ों का विरोध किया और धीरे धीरे उनको भगा दिया। तो इसी तरह वहाँ भी यही हुआ। अब देखो, द लेजिस्लेचर, अब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, फिर से 3 ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जो 3 अलग अलग काम करते हैं। ये आज भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और इन्हीं 3 बेसिस पे आज भी काम होता है। ठीक है, दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। अब यहाँ देखो, जुडिशियरी क्या है, जुडिशियरी है जज, ये डिसाइड करेंगे कि भैया ये काम सही है, ये काम गलत है, जुडिशरी जज करेगी। ठीक है, देखो, और जुडिशरी को भी कौन सेलेक्ट करता है, वोट, और इनको वोट कौन करेगा, सारे जितने भी मतलब मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं देश में, वो सब इनको वोट करेंगे। एंटाइटल टू वोट, जितने भी आज की डेट में होता है ना 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो वोट कर सकते हैं। तो जो भी लोग वोट कर सकते हैं उनका वोट क्या बनाएगा, जज बनाएगा। ठीक है, ठीक है, और किसको किसको वोट देना अलाउड नहीं था,
अबाउट 3 मिलियन मेंस जो थे उनको वोटिंग राइट्स नहीं था, और कुछ महिलाएं थी और जो बच्चे थे और जो 25 साल से कम उम्र के लोग थे उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं था। अब देखो एग्जीक्यूटिव को क्या क्या अधिकार था। एग्जीक्यूटिव था हमारा किंग, ठीक है, और किंग क्या करता था कि नेशनल असेंबली थी 75 मेंबर्स की, ठीक है, 75 मेंबर्स थी, और इनको किसने भेजा है, इनको किसने सेलेक्ट किया है, इसको सेलेक्ट किया है यहाँ इन 50,000 लोगों ने। 50,000 लोगों ने वोट किया तभी तो ये बने। नेशनल असेंबली में हर कोई गया, ठीक है, हर कोई गया, और यहाँ इन्होंने बताया कि सर हमको ये रास्ता बनाना है, या हमें अभी आर्मी के लिए नए बोट खरीदने हैं, और राजा के पास ये पावर है कि हाँ ये काम आप कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। राजा के पास वीटो पावर है कि किसी भी डिसीजन को चेंज किया जा सकता है या फिर किसी भी डिसीजन को दोबारा एक बार से चेक करने के लिए भेजा जा सकता है, ठीक है। और नेशनल असेंबली को कंट्रोल कौन कर रहा था, तो मिनिस्टर्स कर रहे थे, है ना। तो ये आई होप एकदम सिंपल है, जैसा कि आज की डेट में भी होता है। तो अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, ये दिख रहा है, वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। इस संविधान ने ये शक्ति दे दी कि भैया नेशनल असेंबली जो है वो क्या कर सकती है, पावर, ये पावर देती है कि आप नियम बना सकते हो। विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, इनडायरेक्टली इलेक्टेड किससे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं, बताओ, मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड है भैया, ये तो जनरल पीपल से, नॉर्मल पीपल से ही इलेक्टेड हैं। और वो ये यहाँ लिखा भी है, देखो, दैट इज सिटीजन्स, यानी कि सिटीजन से voted for a group of electors who in turns closed the assembly. Not all citizens however had the right to vote. हर इंसान को अभी भी वोट देने की पावर नहीं है, ठीक है। ओनली मैन अबव 25 ईयर्स, ठीक है। तो उस समय क्या था, सिर्फ 25 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं उन्हीं को वोट देने की पावर है। of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage were given the state of active citizens. जो लोग भी मतलब अपना टैक्स सही से पे कर रहे थे उन्हीं को वोट देने की पावर्स थी, ठीक है। अब देखो, they were entitled to vote. The remaining men and all women were classed as passive citizens. जो लोग वोट दे सकते थे वो एक्टिव सिटीजन्स थे। वो कैसे सिटीजन्स थे, वो एक्टिव सिटीजन्स थे, ठीक है। और जो लोग वोट नहीं दे सकते थे उनको कहा गया पैसिव सिटीजन्स। इसमें कौन थे, वुमेन्स थे, जो लोग वोट नहीं दे सकते थे ऐसे इंसान भी थे, और चाइल्ड्स भी थे, ठीक है। ये तीनों पैसिव थे। देखो, the remaining men and all women were classed as passive citizens. To qualify as an elector and then as a member of assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers. जो लोग ज़्यादा टैक्स पे करते थे उन्हीं लोगों को मिनिस्टर्स बना दिया जाता था, या फिर मेंबर ऑफ असेंबली बनाया जाता था। जो लोग बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते थे उस समय उनको बनाया जाता था, ठीक है। देखो यहाँ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, हर इंसान को क्या क्या राइट्स है और क्या क्या देखते हैं। मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, ठीक है। जब से इंसान मतलब सारे इंसान जो भी पैदा हुए हैं उन सबको इक्वल राइट्स है। The aim of every political association is the preservation of the natural and inalienable rights of man. These are liberty, देखो, liberty,
प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, इन सब की राइट्स मिल गए किसको? हर एक सिटीजन को और हर एक इंसान को। ठीक है, लिबर्टी भी मिल गई, प्रॉपर्टी की भी पावर मिल गई कि भाई आप अब प्रॉपर्टी गेन कर सकते हो। सिक्योरिटी की राइट्स भी मिल गए कि भाई हमें जीने का अधिकार है, हमारी सेफ्टी राजा की जिम्मेदारी है। ठीक है, द सोर्स ऑफ ऑल सोवरेंटी रिसाइड्स इन द नेशन, सोवरेंटी की भी मिल गई पावर, राइट्स मिल गए ना सोवरेंटी के भी। नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता जो लोगों के हित में ना हो। ठीक है, लिबर्टी कंसिस्ट द पावर टू डू वॉट एवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर, आप हर वो काम कर सकते हो जो दूसरे को हानि ना पहुंचाए। समझ में आ रही है? दूसरे को हानि ना पहुंचाए। ऐसा नहीं है कि बंदूक लेके चल दिए इंसानों का शिकार कर रहे हैं, नहीं। लिबर्टी का मतलब है आज़ादी तो आपको मिल रही है, लेकिन वही काम करने की आज़ादी है जिससे दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। आप डॉक्टर बन सकते हो, आप लॉयर बन सकते हो, आप क्राफ्ट्समैन बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, आप कुछ भी बन जाओ, आपको इस बात की लिबर्टी है, आज़ादी है, फ्रीडम है। ठीक है, पांचवा जो राइट्स मिला है वो है द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजूरियस टू द सोसाइटी, आपको उसी एक्शन के लिए पनिश किया जाएगा जो कि समाज के लिए तकलीफ दे हो, प्रॉब्लम क्रिएट करता हो। लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, सबकी सहमति से जनरल विल से लॉ बनेगा। लॉ का मतलब है कि लॉ क्या है, अगर डेफिनेशन पूछ दे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लॉ, तो आप ये बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ लॉ। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये रहा आपका पूरा आंसर। यहाँ देखो, एकदम आराम से यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ एक लाइन से आप इसको पढ़ सकते हो। देखो ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है ना, अब पढ़ो। लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। ठीक है, नियम क्या है? सारे लोगों की सहमति से बनाया गया नियम। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन, हर इंसान की मंजूरी और सहमति से बनाया गया है। पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, हाँ ठीक है, हर इंसान तो शामिल नहीं हो सकता, तो उनके द्वारा चुना गया रिप्रेजेंटेटिव, और ये नियम हर इंसान के लिए बराबर होंगे। ठीक है, ये राइट्स मिल गए। नो मैन हैव अक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन एक्सेप्ट इन द केस डिटरमाइंड बाय द लॉ, अगर आप कानून के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आपको जल्दी क्या मतलब कभी भी आपको परेशान नहीं किया जाएगा, आपको तंग नहीं किया जाएगा, और आपको जेल नहीं होगी अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो। एवरी सिटीजन मे स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली, हर इंसान बोल सकता है, लिख सकता है एकदम आज़ादी के साथ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सप्रेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ए कॉमन टैक्स इज इंडिस्पेंसिबल। हाँ, ये बात भी सही है कि राजा को एक पूरी आर्मी भी तो मेंटेन करनी है ना, एक पूरी आर्मी मेंटेन करनी है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। एक असेंबली बनी हुई है, उसको भी मेंटेन करना है तो उसके लिए भी आपको एक कुछ टैक्स पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है आज की डेट में, वो जो भी खर्चे करता है वो कौन पे करता है? हम ही लोग तो पे करते हैं ना, टैक्स के थ्रू। तो वही बात ये भी कह रहे हैं कि भैया अभी भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वो किन चीज़ों पर होगा? ये इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि भैया हमारे खर्चे कितने हैं। आज भी डिफेंस बजट बनता है ना, तो वो डिफेंस बजट में ठीक ही तो टैक्स तो देना ही पड़ता है। देखो, सिंस प्रॉपर्टी इज ए स्कार्स sacred and inviolable right, no one may be deprived of it unless a legal established public necessity requires.
इन दैट केस अ जस्ट कॉम्पेंसेशन मस्ट बी गिवन इन एडवांस। अगर राजा या प्रजा मतलब राजा के किसी कार्य की वजह से आप किसी की प्रॉपर्टी हड़प लेते हो तो आप उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उस प्रॉपर्टी के बदले में कॉम्पेंसेशन यानी कि मुआवजा देना पड़ेगा। ठीक है। द रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट जीन पॉल मैरेट कमेंटेड इन हिज न्यूज़पेपर, इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में लिखा है, ये देखो, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय द नेशनल असेंबली द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू द रिच। लोगों को जो मतलब रिप्रेजेंट करते थे वो लोग कौन थे, जो ज़्यादा टैक्स पे करते थे। कि थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, जो ज़्यादा टैक्स पे करेगा वो गरीब आदमी ज़्यादा टैक्स थोड़ी ना पे करेगा, ज़्यादा टैक्स पे करेगा एक अमीर आदमी। लोगों का रिप्रेजेंटेटिव कौन बनता था, सिर्फ अमीर आदमी, और अमीरों को गरीबों की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, वो उनकी ज़्यादा परवाह करते ही नहीं थे। देखो, येट द लॉ विल लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द पर्सन अग्री टू ओबे देम, तब तक ही कानून चलता था जब तक कि इंसान उसे मानते हैं। एंड व्हेन दे हैव मैनेज टू कास्ट ऑफ एंड योक द एरिस्टोक्रेट्स दे विल डू द सेम टू द अदर ऑनर्स ऑफ द वेल्थ। ऐसा एक न्यूज़पेपर में लिखा गया था। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे कुछ रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। देखो, द मेजोरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन द 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड एंड राइट। ज़्यादातर लोग जो उस समय थे वो लिखना या पढ़ना नहीं जानते थे। सो इमेजेस एंड सिंबल्स वेर फ्रिक्वेंटली यूज इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स। तो शब्दों की जगह क्या किया जाता था कि शब्दों की जगह सिंबल्स बना दिए जाते थे, जिससे लोगों को आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है। द पेंटिंग बाय ली बार्बर use many such symbols to convey the content to declaration of the rights। राइट्स को लेकर जितने भी वो बने हुए थे ना, जितने भी रूल्स बने हुए थे उसको डिफेंड करने के लिए ली बार्बर के नाम से एक इंसान थे, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने ये सारे ड्राइंग्स बनाई। ठीक है। अब आगे देखो, द बंडल ऑफ रोड्स और फेक्स one rod can be easily broken but not an entire bundle, strength is the unity। देखो, strength is the unity को दिखाने के लिए एक ऐसी ड्राइंग बनाई गई कि भैया आप एक अकेली लकड़ी को तो तोड़ सकते हो, लेकिन लकड़ियों की पूरी गठरी हो तब आप उसे नहीं तोड़ सकते। एक और ड्राइंग देखो, एन आई विद इन अ ट्राइंगल रेडीमेड लाइटिंग, ऑल द सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, the ray of the sun will drive away the clouds of ignorance। ठीक है। ये वाला जो है, ये वाली ड्राइंग है वो सिंबल ऑफ रॉयल पावर है, राजशाही शक्तियों को दर्शाती है। ठीक है। यहाँ देखो एक और ड्राइंग है जिसमें सांप अपनी पूंछ खुद ही खा रहा है, सिंबल ऑफ इटर्निटी, अ रिंग हैज़ नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड। इसका मतलब है कि इन सब चीज़ों की कोई ना एंड है ना कोई स्टार्टिंग है। ठीक है। चलो, तो आई थिंक नाउ ये कुछ ड्राइंग्स हैं। आप देख सकते हो, ब्लू वाइट रेड द नेशनल कलर्स ऑफ द फ्रांस। तो नेशनल कलर्स ऑफ द फ्रांस को ये यहाँ पे डेडिकेट कर रहा है। ठीक है, आप ये देख सकते हो, और ऐसे ढेर सारे हैं, ये आप एक बार आराम से देख लो। अब जो थर्ड पॉइंट है वो देखते हैं। थर्ड पॉइंट है, फ्रांस अबोलिश्ड मोनार्ची एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। फ्रांस ने क्या किया कि मोनार्ची जो राजा का हुकूमत था, राजशाही हुकूमत थी, उसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, अबॉलिश कर दिया, और क्या शुरू किया, गणतांत्रिक, यानी कि बाय द पीपल फॉर द पीपल, एंड सिर्फ पब्लिक की हेल्प से सारे फैसले लिए गए, सारे कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए गए, और एक रिपब्लिक नेशन बन गया फ्रांस।
द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। कुछ सालों तक मतलब सिचुएशन वहाँ के काफ़ी अजीबोगरीब रहा, वहाँ काफ़ी तकलीफ़ें होती रहीं, हर समय माहौल तनातनी का बना रहता था। लुईस 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान बना उस पर राजा ने हस्ताक्षर कर दिए। ही एंटर इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ पर्सिया, लेकिन इसने किंग ऑफ पर्सिया के साथ एक सीक्रेट नेगोशिएशन समझौता कर लिया। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वेयर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस, जो आसपास के बाकी के जो राजा महाराजा थे ना, वो भी इस बात से काफ़ी डरे हुए रहते थे। आस पड़ोस के जितने भी मतलब नेबरिंग कंट्रीज़ थी, उनके भी राजा महाराजा इस बात से बड़े चिंतित थे कि भाई अगर ऐसा हो गया, सब राजाओं की पावर छीन ली जाएगी, तो राजा तो चिंतित होंगे ही ना। ये देखो, मेड प्लान टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस सिंस द समर 1789। बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792। 91 में बना और 92 में पहली बार वोट हुआ टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध का असेंबली ने वोट कर दिया कि भाई ठीक है, अब आप युद्ध कर लो, ठीक है। अब देखो, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोंग फ्रॉम द प्रोविंस टू जॉइन आर्मी। जितने भी आसपास के लोग थे उन सब ने क्या किया, आर्मी को, जितने भी लोग गांव के लोग थे उन सबको क्या किया, प्रोविंस द्वारा ये फोर्स किया गया कि वॉलंटियर्स आप लोग अब आर्मी ज्वाइन करो। क्यों? पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध करना है। दे सॉ दिस एज अ वार ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स। नॉर्मल इंसानों का युद्ध किसके खिलाफ? राजाओं के खिलाफ। एरिस्टोक्रेट्स, जितने भी जो मंत्री वगैरह थे उनके खिलाफ। और पूरे यूरोप में ये सीन शुरू हो गया। अमोंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग दे सिंग वॉज द मर्सिलेस। मर्सिलेस नाम का एक सॉन्ग था, एक पैट्रियोटिक सॉन्ग था जो गाया करते थे ये लोग। और इसे कंपोज किसने किया था? रॉस डी लेस्ले ने। तो आपको ये क्वेश्चन भी एकदम इम्पॉर्टेंट बनता है कि भाई ये जो मर्सेल्स नाम का सॉन्ग है इसको किसने लिखा था? तो आप पोएट इसका नाम यहाँ देख सकते हो, इन्हीं का आंसर आपको लिखना पड़ेगा। इट वॉज सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्सेल्स एज दे मार्च इनटू पेरिस। जब ये मार्च किया था इन्होंने पेरिस में, तब इन्होंने क्या किया था? गाया था। सो गोट इट्स नेम, ठीक है। अब देखते हैं। द रिवोल्यूशनरी वॉज ब्रोट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज फॉर द पीपल वाइल द मैन वेयर फाइटिंग at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. अब सारे के सारे जितने भी लोग थे वो क्या हो गए? वो बिजी हो गए फाइट वॉर में, ठीक है। मेन वेयर अवे फाइटिंग, घर से दूर कहीं फ्रंट से युद्ध कर रहे थे। और महिलाएं जो थी इनके ऊपर, सर के ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई कि भाई घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं, खाना लाना है, खाने की व्यवस्था करनी है, अनाज का क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चिंताएं जो थी वो महिलाओं पर आ गई। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वेयर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एज द Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of the society. Political clubs become an important rallying point for the people who wish to discuss government policies and plan their own form of action. तो क्या हुआ कि अमीरों के हिसाब से सारा प्लान होता था, क्योंकि अमीर लोग ही मेंबर्स बन पाते थे, वही ज़्यादा टैक्स पे करते थे। तो ये एक उस समय की प्रॉब्लम हुई कि भैया आप तो वही करोगे जो अमीर लोग कहेंगे, है ना।
द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स वाज दैट द जैकोबिन्स। उस समय का सबसे सक्सेसफुल क्लब क्या था? जैकोबिन्स। तो भाई जैकोबिन्स क्या है आप ये भी याद रखना। विच गोट्स इज नेम फ्रॉम द फॉर्मर कन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। ठीक है, ये एक कॉन्वेंट के नाम पर पड़ा। आगे देखते हैं। वुमेन टू हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड, फॉर्म्ड देयर ऑन क्लब्स। महिलाओं ने भी अपने क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट दिस एक्टिविटीज़ एंड डिमांड। अब इसका जो चौथा सेक्शन है वो इस बारे में ज़्यादा अच्छे से बताएगा। द मेंबर ऑफ जैकोबिन्स क्लब बिलोंग मेनली टू लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जैकोबिन्स क्लब के जो मेंबर्स थे वो ज़्यादा प्रॉस्पेरस यानी कि समृद्ध नहीं थे, वो ज़्यादा रिच नहीं थे। ठीक है, वो ज़्यादा रिच नहीं थे जैकोबिन्स क्लब के मेंबर्स। दे इंक्लूड स्मॉल शॉपकीपर्स, जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स थे ना, वे लोग थे। आर्टिसंस थे, शू मेकर्स थे, पेस्ट्री कुकर्स थे, मतलब कुक करने वाले थे, वॉच मेकर्स घड़ी बनाने वाले, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेजेस, जो रोज़ दिहाड़ी पे काम करने वाले इंसान होते हैं ना, वो लोग थे। देयर लीडर वॉज मैक्सिमम रोबस्पियर। ए लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज worn बाई डॉक वर्कर्स। जो डॉक पे काम करते हैं ना, मतलब नदियों के किनारे जो मतलब बंदरगाहों पे काम करते हैं, उन लोगों के जैसा इन्होंने कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलो, अच्छा ये एक न्यू वर्ड्स हमें मिला, कॉन्वेंट। तो कॉन्वेंट क्या है वो भी देख लेते हैं। बिल्डिंग्स बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी डेवलप टू अ रिलीजियस लाइफ। ठीक है, बिल्डिंग बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी, किसी एक कम्युनिटी की बिल्डिंग जो कि किसी रिलीजियस लाइफ से रिलेटेड हो। सिंपल है। ठीक है, ये एक पेंटिंग है जिसका नाम नैनी वेलन है। ये भी एक लिबर्टी की पेंटिंग है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसका फोर्थ पोर्शन was a way of proclaiming the end of power wielded by the wearers of knee breeches. These Jacobins came to be known as the Sans Clotos, literally meaning those without knee breeches. Saint Cloton's men wore, in addition to red cap that symbolized liberty. Women, however, were not allowed to do so. ऐसा महिलाओं को करना अलाउड नहीं था कि आप ये पहनो, आप ये मत पहनो। जो पहनते थे जेंट्स, वो महिलाओं को पहनना अलाउड नहीं था। लेकिन इन द समर 1792 द जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंसरेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सियन हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हायर प्राइस ऑफ फूड। ठीक है, तो 1792 में जैकोबिन्स ने प्लान किया इंसरेक्शन प्लान किया। क्यों? लार्ज नंबर ऑफ जो पर्सियंस थे वो गुस्सा थे, और वो गुस्सा इसलिए थे क्योंकि सप्लाई कम हो रही थी और प्राइस बढ़ रहा था। किस चीज़ का प्राइस बढ़ रहा था? फूड का प्राइस बढ़ रहा था। ठीक है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 अगस्त को दे स्टॉर्म्ड द प्लेस ऑफ ट्यूलेरिस, मस्करेड द किंग्स गार्ड। राजा के जो गार्ड्स थे उनकी हत्या कर दी गई। मस्कर्ड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है हत्या। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज ए होस्टेज, और राजा को ही क्या बना लिया? बंदी बना लिया, होस्टेज बना लिया। फॉर सेवरल आवर्स लेटर द असेंबली वोट टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। राजा को क्या करना पड़ा? जेल, राजा को ही जेल भेज दिया। इलेक्शन वेयर हेल्ड फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव। अब क्या हुआ कि इलेक्शंस में 21 साल के ऊपर के हर इंसान को वोट देने की पावर मिल गई। ठीक है, और इसमें से ये नियम भी हटा दिया गया कि भैया आप कितना टैक्स पे करते हो, आप टैक्स पे करो या मत करो, अगर आप 21 ईयर्स के हो तो आप वोट दे सकते हो।
ठीक है, ये एक नया रूल बना। उसके बाद द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। अब जो नया असेंबली बना उसे क्या कहते हैं? कन्वेंशन। ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबॉलिश्ड द मोनार्ची एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। और इस तरह इतनी सारी रामायण पढ़ने के बाद फ्रांस क्या हुआ? फ्रांस डिक्लेयर किया गया एज ए रिपब्लिक, गणतांत्रिक देश घोषित कर दिया गया। ठीक है, राजा की जितनी भी पावर्स थी वो एबॉलिश कर दी गई, मोनार्ची को ख़त्म कर दिया गया। एज यू नो अ रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिपब्लिक एक ऐसी गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट। इंसान अपनी सरकार खुद बनाता है, यहाँ जो नागरिक हैं वही अपनी सरकार बनाते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इवन जो राजा होता है उसे भी चूज कौन करता है? पीपल्स। ठीक है, देयर इज नो hereditary monarchy. You can try and find out about some other countries that are republic and investigate when and how they become so. आप किसी और कंट्री के बारे में भी ऐसा पता कर सकते हो कि भाई वहाँ अगर रिपब्लिक है तो वो रिपब्लिक कब हुई, कैसे हुई, ये चीज़ें चेक कर सकते हो। ठीक है, हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है? वंशानुगत। अगर बाप राजा है तो उनका पुत्र भी राजा होगा और उसका पुत्र भी राजा होगा। तो ये जो हेरिडेटरी एक के बाद एक चली जाती है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? हेरिडेटरी। अब देखते हैं, लुइस 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। ठीक है, और लुइस 16 को क्या कर दिया गया? लुइस 16 को फांसी दी गई, मौत की सज़ा सुना दी गई धोखाधड़ी के लिए। ट्रीजन्स का मतलब होता है बेट्रायल। बेट्रायल यानी कि धोखा देने के लिए। बताया था ना कि उसने पर्सिया के राजा के साथ मिलकर एक संधि कर ली थी, नेगोशिएशन कर लिया था, तो इस वजह से। ऑन जनवरी 1793 ही वॉज एक्सिक्यूटेड पब्लिकली। सब इंसानों के सामने उसे फांसी दी गई। और कहाँ दी गई? पब्लिकली एट द प्लेस दिला कॉनकॉर्डे। ये प्रोनाउंसिएशन पर्सियन है तो इसको तो भगवान ही मालिक है, हम तो इसका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली करें कोई श्योरिटी नहीं है, बट अगर किसी को आती हो देन आई एम रियली सॉरी। द क्वीन मैरी एंटोनिएट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। ठीक है, द रेन ऑफ टेरर मतलब टेरर का माहौल। अब टेरर का जो समय था वो कब से कब तक रहा वो देख लेते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रिफर्ड एज द रेन ऑफ टेरर। ये 1793 से 1904 तक का जो समय था ये काफ़ी दहशत भरा रहा। रोबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ severe control and punishment. All those whom he saw as being enemies of the republic, जो लोग भी रिपब्लिक के दुश्मन इनको लगे, ex nobles, clergy, members and other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods were arrested. उन सब को अरेस्ट किया गया, पहले जेल में रखा गया and then tried by a revolutionary tribunal, और इनको एक रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के द्वारा ट्राई किया गया। इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर कोर्ट ने इन्हें गलत घोषित कर दिया, दे वेयर guillotined. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotine who invented it. एक तरह का मतलब मारने का हथियार है। मान लो कि एक इस तरह का एक हथियार है जहाँ पे इंसान को ऐसे सुला दिया जाता है। ये इंसान इस तरह से सोया रहता है और एक दो ब्लेड होती हैं जो आगे पीछे हिलते रहती हैं और इससे इंसान मर जाता है। बस ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आपसे कुछ पूछता है कि कोई ये पूछे कि ग्लूटोइन क्या है, तो वो एक डिवाइस है जिसमें दो पोल्स होते हैं और एक ब्लेड होता है जिससे एक इंसान को मार दिया जाता है। ठीक है, अब बढ़ें आगे।
Robespierre government issued law placing a maximum ceiling of wages and prices. Meat and bread were rationed. Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at prices fixed by the government. अब क्या हुआ देखो, meat and bread were rationed. Peasants were forced to transport. Peasants को फोर्स किया जाता था किस चीज़ के लिए, कि वो अपना ग्रेन सिटी तक ट्रांसपोर्ट करें और उसे सेल करें. जो सरकार है ना, उसने एक प्राइस फिक्स्ड किए उसी पर. द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन. बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंसिव था फ्लोर, उसको मना कर दिया. ऑल सिटीजन्स वेर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन, यानी कि इक्वालिटी ब्रेड सबको खाने मिलता था. अ लोफ मेड ऑफ होल मीट, ठीक है, और एक मीट का टुकड़ा भी मिलता था. इक्वालिटी वाज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मोन्सेज एंड मैडम, सर एंड मैम. ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वेयर henceforth citoyen एंड सिटीजन्स. ठीक है. चर्चेस वेयर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक एंड ऑफिस. सारे चर्चेस को क्या किया गया, धीरे धीरे बंद कर दिया गया और उनको ऑफिस बना दिया गया. चर्चेस को तोड़ ताड़ के ऑफिस बना दिया गया. अब अच्छा, एक और चीज़ ये यहाँ पे है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा, सॉरी, ये एक बार देख लेते हैं. व्हाट इज़ लिबर्टी. ठीक है, तो लिबर्टी क्या है ये देख लेते हैं. द रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट, एक पत्रकार हैं, कैमिल डेसमोलिन्स, इन्होंने लिखा है 1793 के बारे में. ही वॉज एक्सिक्यूटेड शॉर्टली आफ्टर ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर. ठीक है. सम पीपल बिलीव दैट लिबर्टी इज लाइक अ चाइल्ड. लिबर्टी क्या है, एक बच्चे की तरह है. विच नीड्स टू गो थ्रू अ फेज ऑफ बीइंग डिसिप्लिन बिफोर इट अटेन्स मैच्योरिटी. जो वो बच्चा है, जो लिबर्टी है, इसको क्या चाहिए, एक परवरिश चाहिए, एक ऐसा माहौल चाहिए जिसमें ये ढंग से बड़ा हो सके. इसको डिसिप्लिन चाहिए, ताकि ये जब बड़ा हो तब इसे ये ढंग से काम करे. ठीक है. बिफोर इट अटेन्स मैच्योरिटी, बड़ा होने से पहले इसे डिसिप्लिन चाहिए. ठीक है. लिबर्टी इज हैप्पीनेस. लिबर्टी इज हैप्पीनेस. रीजन्स, इक्वालिटी, जस्टिस. इट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स. राइट्स आपके क्या क्या हैं ये डिक्लेयर कर देना लिबर्टी है. ठीक है. और you would like to finish off all your enemies by glutoning them. Has anyone heard of something more senselessness? मतलब इससे बेकार की बात किसी ने कुछ सुनी है? तो ये देखो, anyone अच्छा आगे. Would it possible to bring a single person to the scaffold without making 10 more enemies among his relations and friends? On 7 February 1794 made a speech at the convention. इन्होंने एक स्पीच दी which was carried by the newspaper. ये एक न्यूज़पेपर का नाम है जिसमें ये स्पीच मेंशन की गई. ठीक है. और इसमें इन्होंने बताया कि लिबर्टी है क्या. लिबर्टी को अगर सही हाथों में नहीं दिया गया, एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर नहीं दिया गया, तो वो कितना तकलीफ दे हो सकता है. ठीक है. ये देखो, टू अचीव द पीसफुल रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वी मस्ट फर्स्ट फिनिश द वॉर ऑफ लिबर्टी अगेंस्ट टायरनी. ठीक है. वी मस्ट एनहिलेट द एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक एट होम एंड अब्रोड. बाहर और भीतर जितने भी एनिमीज हैं रिपब्लिक के एनिमीज, उन सबको ख़त्म करना होगा. In time of revolution and democratic government may rely on terror. ठीक है. Terror is nothing but justice.
टेरर भी कुछ नहीं है, न्याय, जस्टिस, स्विफ्ट, सेवियर एंड इनफ्लेक्सिबल। ये भी इनफ्लेक्सिबल है, ये भी बहुत ज़्यादा बदलाव एक्सेप्ट नहीं करता है। एंड इट इज़ यूज टू मीट द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ द फादरलैंड, टू कर्ब द एनिमीज ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी के एनिमीज़ को ख़त्म करने के लिए थ्रू द टेरर की मदद से, राइट ऑफ द फाउंडर ऑफ द रिपब्लिक, जिन्होंने रिपब्लिक को फाउंड किया है, रिपब्लिक को जिन्होंने बनाया है, उनका ये अधिकार है कि वो रिपब्लिक के एनिमीज को टेरर की मदद से, जस्टिस की मदद से क्या करें, फिनिश करें। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये पूरा अब समझ में आ गया होगा। ये देखो कितनी अच्छी पिक्चर है ना। अब यहाँ देखते हैं, ये देखो, द लॉ ऑफ जैकोबिन्स गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। ठीक है, द वेल्थियर मिडिल क्लासेस जो है उनको ज़्यादातर अलाउ कर दिया गया कि पावर सीज करो। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोपर्टीड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको मना कर दिया क्या करने के लिए, वोट टू नॉन प्रोपर्टीड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 elected legislative councils. These then appointed as directory. An executive made up of 5 members. एग्जीक्यूटिव बनाया गया 5 मेंबर्स का। ठीक है, दिस वॉज मीन्ट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। ठीक है, हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। क्या होता था कि डायरेक्टर्स का मत लेजिस्लेटिव्स के मत से बिल्कुल मैच नहीं करता था कभी कभी। हु देन सॉट टू डिसमिस देम, और बाद में वो डिसमिस कर देते थे। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर्स। अब क्या हुआ कि जब आपस में ही मतभेद होने लगे, कभी विधानसभा में मतभेद हो रहा है, कभी राज्यसभा में मतभेद हो रहा है, तो फिर क्या हुआ, मिलिट्री डिक्टेटर्स यानी कि जो मिलिट्री की मदद से हुकूमत चलने लग जाती थी। ठीक है, और इसमें सबसे फेमस नाम तो आपको पता ही है, ये रहे महाशय नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट। अब थ्रू ऑल दी चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार में ये सारे बदलाव, द आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम, देखो फ्रीडम का भी आइडिया मिला, फॉर इक्वालिटी बिफोर द लॉ, नियम के आगे सब कोई बराबर है, एंड फ्रेटर्निटी रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियल्स दैट मोटिवेट पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरीज। ठीक है, आगे, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, क्या महिलाओं ने भी रेवोल्यूशन किया? तो देखो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट्स विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द फ्रांस सोसाइटी। फ्रांस की सोसाइटी में जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए, इसमें वुमेन्स ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशर द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। इन्होंने सोचा कि अगर हम भी पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या होगा, आंदोलन को ज़्यादा मजबूती मिलेगी। ठीक है, मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग। हर महिला को, जो थर्ड स्टेट की महिलाएं थीं, उनको क्या करना पड़ता था, थर्ड स्टेट की महिलाओं को काम करना पड़ता था। दे वर्कड एज सीमस्ट्रेसेस और लॉन्ड्री, ये कपड़े इस्त्री करना या फिर घर के काम करना, फूल बेचना, फल बेचना, सब्जियां बेचना। ठीक है, ये काम करती थी। डोमेस्टिक सर्वेंट्स मतलब उनके घर पे काम करना। ठीक है, इस तरह के काम वो करती थी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, किसी को जॉब ट्रेनिंग या एजुकेशन तो मिलती नहीं थी महिलाओं को। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट अ कन्वेंट। कन्वेंट में एजुकेशन मतलब पढ़ाया जाता था, लेकिन सिर्फ किसको, जो अमीर लोग थे, वेल्दियर मेंबर्स थे, उनको पढ़ाया जाता था। थर्ड स्टेट में भी जो रिचेस थे उनको पढ़ाया जाता था। ठीक है,
दैट वर्किंग वुमन हैड ऑल्सो टू केयर ऑफ देयर फैमिलीज, महिलाओं को अपनी परिवार का भी ध्यान रखना पड़ता था, उनका खाना बनाना है, पानी लाना है, ठीक है, यहाँ तक कि ब्रेड के लिए लाइन लगाना है, लाइन लगाकर फिर अपने बच्चों को भी देखना है, ये सारे काम महिलाओं के ही थे। देयर वेजेस वेयर लोअर देन दोज ऑफ मेन, अगर जेंट्स वही काम करता था तो उसे ज़्यादा सैलरी मिलती थी महिलाओं के मुकाबले, ठीक है। अब आगे देखो, इन ऑर्डर टू डिस्कस द वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ऑन पॉलिटिकल क्लब्स, और इन्होंने भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से क्या किया, पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, न्यूज़पेपर्स बनाए। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़, 60 से ज़्यादा वुमेन्स क्लब सामने आई फ्रेंच सिटीज़ में, ठीक है। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम, और इसमें से सबसे फेमस क्या था, रिपब्लिकन वुमेन सबसे फेमस था। वन ऑफ देयर मेन डिमांड वॉज दैट वुमेन इंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज मेन, और इनका मेन जो मतलब पॉइंट था वो ये था कि भाई हमें भी उतना ही सेम पॉलिटिकल राइट्स चाहिए जितना कि मेंस के पास है। वुमेन्स वेर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें महिलाओं को तो कुछ मिला ही नहीं था, राइट। महिलाओं को क्या बना दिया गया था, पैसिव सिटीजन्स, महिलाओं को पैसिव सिटीजन्स बना दिया गया था ना। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, महिलाओं ने क्या डिमांड किया, वोट करना है, हमें भी वोट करना है। पहले सिर्फ मर्दों को वोट, लड़कों को वोट देने की आज़ादी थी, वो भी किन को, जो 21 साल से बड़े थे। इस बात का भी महिलाओं को तकलीफ थी कि वही हमें भी वो पावर चाहिए, ठीक है। होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, और पॉलिटिकल ऑफिसेस चलाने की भी पावर चाहिए। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट, जो नई सरकार बनेगी उसमें इनकी फ़ायदा और इनकी सुविधाओं के बारे में जो बात होगी वो तभी होगी ना जब मेंबर्स बनेंगी। ये कोई मेंबर ही नहीं था तो फिर इनके बारे में बात करेगा कौन, ठीक है। अब आगे तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अभी ये एक द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि जो मजदूरों को, बंधुआ मजदूरों टाइप के लोग थे जो मतलब काफ़ी गरीब थे, इनका जो अबोलिशन था वो, और अभी ये काफ़ी ढेर सारा पॉइंट बचा हुआ है तो इसका हम एक और नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ टिल द एंड। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, थैंक यू।